अपने स्थान के कारण अफगानिस्तान विविध संस्कृतियों का केंद्र रहा है। इतिहासकारों ने इसे प्राचीन दुनिया का गोलचक्कर कहा है। अफगान एक पहले हिंदू राष्ट्र था, पर पहली शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी तक यहाँ बौद्ध धर्म को मानने वाले राजाओं ने शासन किया, जिससे यहाँ बौद्ध सभ्यता का काफी विकास हुआ। 13वीं शताब्दी में मंगोल चंगेज खान के आक्रमण से लेकर अगले 100 वर्षों तक विभिन्न भारतीय तथा फारसी राजाओं द्वारा अफगानिस्तान पर लड़ाइयाँ लड़ी गई। अंत में 18वीं शताब्दी में दुर्रानी उर्फ अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में पश्तून जनजातियों के एक समूह ने मुगलों और फारसियों को हराया और अपने बड़े लेकिन अस्थिर साम्राज्य को मजबूत किया। 19वीं शताब्दी के दौरान अफगानिस्तान द ग्रेट गेम नामक एंग्लो रूसी सत्ता संघर्ष में फंस गया। भारत पर काबिज अंग्रेज व्यापार के लिए नए नए रास्ते तलाश रहे थे। वो अफगानिस्तान के जरिए ऑटोमन साम्राज्य, पर्सिया और उसके आगे की दुनिया में अपनी पहुंच बनाना चाहते थे। दूसरी ओर रूस भी अपनी ताकत बढ़ाने में लगा था। यहीं पर 1830 में एक ऐसा वक्त आया जब दोनों महाशक्तियों में अविश्वास बढ़ने लगा। इसकी जमीन तैयार हुई अफगानिस्तान में। ब्रिटेन का सबसे बड़ा डर यही था कि अपनी शक्ति बढ़ा रहा रूस किसी भी समय अफगानिस्तान पर कब्जा कर सकता है। इस तरह रूस और ब्रिटिश भारत की सीमाएं एक हो जाएंगी और फिर रूस कभी भी भारत को ब्रिटेन से छीन सकता है। दूसरी ओर रूस भी इस बात से परेशान था कि ब्रिटेन एशिया के इस हिस्से में खुद को लगातार मजबूत कर रहा है। इस तरह रूस तथा ब्रिटेन दोनों अफगानिस्तान को हथिया कर अपनी जमीन तैयार करना चाहते थे, पर दोनों एक दूसरे से सीधे लड़ना नहीं चाहते थे क्योंकि दोनों महाशक्तियां थीं। इसलिए ब्रिटेन ने सोचा कि क्यों न अफगानिस्तान में अपने मतलब की सरकार बैठाई जाए जो उनके ज़्यादा करीब हो, और इसीलिए ब्रिटेन पहली बार सेना लेकर अफगानिस्तान में घुसा, जिसे फर्स्ट एंग्लो अफगान वार कहा जाता है। इस युद्ध में अंग्रेजों की हार हुई, पर अंग्रेजों ने हार नहीं मानी और दूसरे आंग्ल अफगान युद्ध में शाही सत्ता तथा अंग्रेजों के मध्य फिर से लड़ाई हुई। इसमें अंग्रेजों ने विजय प्राप्त की, पर अंग्रेजों ने अफगानिस्तान पर अधिकार नहीं किया क्योंकि अंग्रेजों की मंशा थी कि अफगानिस्तान में एक बफर जोन बनाया जाए जिससे रूस को रोका जा सके। इसीलिए अंग्रेजों ने अफगानिस्तान शासक अब्दुल रहमान से संधि की कि अफगानिस्तान के अधिकांश विदेशी मामलों को ब्रिटेन संभालेगा, इसके बदले वह उन्हें हथियार और सब्सिडी देगा। 1901 में अब्दुल रहमान की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हबीबुल्लाह ने गद्दी संभाली। हबीबुल्लाह उदारवादी थे। उन्होंने अफगानिस्तान में शिक्षा की आधुनिक शैली की शुरुआत की। आधुनिक शिक्षा ने अफगानिस्तान के लोगों के अंदर स्वतंत्रता की लौ जगाई और बुद्धिजीवियों द्वारा कई समाचार पत्र लॉन्च किए गए, जिसके कारण अफगानिस्तान में विद्रोह हुआ और 1919 में राजा हबीबुल्लाह की हत्या कर दी गई। इसके बाद उनके बेटे अमानुल्लाह ने सिंहासन पर कब्जा किया और स्वतंत्रता की घोषणा की। अमानुल्लाह विदेशी मामलों को अपने हाथ में लेना चाहते थे। इसी कारणवश 1919 से 1921 में तीसरे एंग्लो अफगान युद्ध में ब्रिटेन को हराकर अमानुल्लाह ने विदेशी मामलों पर अपना नियंत्रण हासिल कर लिया। अमानुल्लाह अपने पिता की तरह ही उदारवादी थे। उन्होंने भूमि सुधार, करों को नियमित करना, शिक्षा का विस्तार तथा देश को अपना पहला संविधान भी दिया, पर उन्होंने बुजुर्गों तथा मौलवियों को शासन में हस्तक्षेप न करने का निर्देश भी दिया। इससे बुजुर्ग तथा मौलवी नाराज हो गए और विद्रोह छेड़ दिया। इस विद्रोह के कारण अमानुल्लाह को अपने पद से बेदखल होना पड़ा और उनकी जगह बचाई सकाऊ नामक ताजिक ने सिंहासन ग्रहण किया। लेकिन जल्द ही एक पश्तून नादिर खान ने उसे अपदस्थ कर स्वयं गद्दी पर आसीन हो गया। पर 1933 में नादिर खान की हत्या एक छात्र द्वारा हो गई। इसके बाद उसका बेटा 19 वर्षीय जहीर शाह गद्दी पर बैठा और 1973 तक अफगानिस्तान में शासन किया। उसके शासनकाल में अफगानिस्तान में शांति रही। हालांकि इस दौरान सोवियत संघ का हस्तक्षेप हमेशा रहा। वर्ष 1973 में जहीर शाह के चचेरे भाई दाऊद ने तख्ता पलटकर राष्ट्रपति बना और अफगानिस्तान को एक गणतंत्र राष्ट्र घोषित किया। दाऊद ने सोवियत संघ के हस्तक्षेप पर पाबंदी लगाने के लिए सोवियत संघ को पश्चिमी ताकतों से भिड़वाना चाहता था। इसीलिए वर्ष 1978 को सोवियत संघ की सहायता से अफगानिस्तान की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने तख्ता पलट कर दिया। नूर मोहम्मद तारकी ने सत्ता संभाली और उसने नए नियम बनाकर
तीव्र आधुनिकीकरण के एक कार्यक्रम को शुरू किया जो निरक्षरता, भूमि सुधार, महिलाओं की मुक्ति और सामंती प्रथाओं के उन्मूलन पर केंद्रित थी। इसके अतिरिक्त उसने सूदखोरी, दहेज तथा जबरदस्ती की शादी पर प्रतिबंध लगा दिया और विवाह की न्यूनतम आयु को बढ़ा दिया। सरकार ने महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए शिक्षा पर जोर दिया और एक महत्वाकांक्षी साक्षरता अभियान भी चलाया। शरीयत कानून समाप्त कर दिया गया और पुरुषों को अपनी दाढ़ी काटने के लिए प्रोत्साहित किया गया। सरकार की ये नीतियाँ समाज के कट्टरपंथियों तथा पाकिस्तान के तालिबानियों की अहम से सीधे टकराई, जिससे सरकार के खिलाफ विद्रोह आरंभ हो गया। उधर सोवियत संघ भी मौके की तलाश में था। वह भी अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट सरकार बनवाना चाहता था। मौके का फ़ायदा उठाकर सोवियत सेना ने दिसंबर 1979 में अफगानिस्तान पर हमला कर दिया और वहां एक कम्युनिस्ट सरकार को सत्ता में बैठा दिया। इधर सोवियत संघ का धुर विरोधी अमेरिका ने मुजाहिदीन गुटों को पैसा और हथियार देकर सोवियत सरकार की चुनौतियों को बढ़ाने लगा, जिसमें उसका साथ पाकिस्तान, चीन, ईरान और सऊदी अरबिया ने दिया। एक और भीषण युद्ध हुआ जिसमें अफगानिस्तान के लाखों लोग मारे गए और कुछ जान बचाकर दूसरे देश चले गए। शीत युद्ध में हारने के बाद सोवियत आखिरकार पीछे हट गया। अफगान सोवियत संघ, अमेरिका और पाकिस्तान ने एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिसमें कहा गया कि मौजूदा सरकार ही आगे रहेगी, लेकिन सोवियत अपनी सेनाएं हटाएगा। इसके बाद सोवियत सैनिकों ने अफगानिस्तान से हटना शुरू कर दिया। 1979 तक सोवियत सेना पूरी तरह अफगानिस्तान से हट गई, लेकिन गृह युद्ध जारी रहा क्योंकि मुजाहिदीन मौजूदा सरकार को हटाना चाहते थे। तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया और देश में कट्टरपंथी इस्लामी शासन लागू कर दिया। दफ्तरों में महिलाओं को काम पर पाबंदी लगा दी गई। इस्लामी सजाओं का चलन शुरू कर दिया गया, जिसमें उसका साथ पाकिस्तान तथा सऊदी अरब ने भी दिया। 11 सितंबर 2001 में न्यूयॉर्क में हुए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के बाद जब आतंकी ओसामा बिन लादेन ने तालिबान की शरण में आकर अफगानिस्तान में छिपे होने की बात सामने आई, तब अमेरिका और तालिबान में टकराव शुरू हो गया। इसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपनी सेना भेजी और तालिबान को हटाकर एक लोकतांत्रिक सरकार का गठन किया। लेकिन ओसामा बिन लादेन को जब अमेरिका ने 2011 में मार दिया, तब से तालिबान अमेरिका के खिलाफ हो गया और दोनों में लगातार युद्ध होता रहा। हालांकि अमेरिका ने तालिबान को कमज़ोर तो कर दिया, पर तालिबानियों को हटा नहीं पाए। 2021 में अब अमेरिका अपनी सेना को अफगानिस्तान से धीरे धीरे हटा रहा है, पर तालिबान एक बार फिर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। उसने दावा किया है कि उसने अफगानिस्तान की 90% हिस्से पर अपना कब्जा जमा लिया है। अफगानिस्तान में 3-4 दिनों में घटनाक्रम इतनी तेजी से बदला है कि पूरी दुनिया पर इसका प्रभाव साफ देखा जा सकता है। राष्ट्रपति अशरफ गनी का देश छोड़कर जाना तथा तालिबान संगठन के मुख्य संस्थापकों में से एक मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का सत्ता पर काबिज होना पूरी दुनिया के लिए एक अहम चुनौती बन गया है, क्योंकि आतंकवादियों को संरक्षण देने वाली तालिबानी का एक राष्ट्रपति बनना पूरी दुनिया के लिए एक गंभीर विषय है।